हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। आज की कहानी का नाम है शादी बाय मिस्टेक। यह इस कहानी का भाग 1 है। यह एक ट्रू लव स्टोरी है। कहानी को पूरा जरूर पढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का समय था। हर तरफ अंधेरा था। ऋतिक अपनी कार से दिल्ली की तरफ जा रहा था। वह एक गांव से गुजर रहा था। वहीं उस सड़क पर एक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था। ऋतिक भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता था, इसलिए उसने उस मंदिर के दर्शन करने के बारे में सोचा। ऋतिक ने अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर मंदिर की तरफ जाने लगा। ऋतिक एक गोरे रंग का लड़का था जो काफी अमीर था। ऋतिक देखने में काफी अच्छा था, इसी कारण से काफी लड़कियां उसे पसंद करती थी। ऋतिक करीब 32 वर्ष का था। ऋतिक मंदिर की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। लड़की की आवाज, प्लीज हेल्प। ऋतिक ने पीछे मुड़कर देखा पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उसने अपने आसपास नजर घुमाई, फिर भी उसे कोई नहीं दिखा। ऋतिक को लगा कि शायद थकान की वजह से उसे ऐसी आवाज सुनाई दे रही है और शायद यह उसकी कोई गलतफहमी है। ऋतिक ने फिर से मंदिर की तरफ बढ़ना शुरू किया, परंतु उसे फिर से लड़की की आवाज सुनाई दी। उस लड़की की आवाज में दर्द और डर की भावना भरी हुई थी। अब ऋतिक को यकीन हो गया कि सच में किसी को उसकी मदद की जरूरत है और इसलिए उसने हर तरफ उस लड़की को ढूंढना शुरू कर दिया। उसने अपने फोन की टॉर्च ऑन की, जिससे उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे। मंदिर के आसपास सिर्फ जंगल ही था, इसलिए उसे उस लड़की को ढूंढने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी। परंतु उस लड़की की आवाज अभी भी आ रही थी, इसलिए उसने उस लड़की की आवाज का पीछा करने के बारे में सोचा और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, उसने देखा कि 4 आदमी एक औरत के साथ जबरदस्ती और बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं। वह औरत करीब 30 साल की थी। एक आदमी ने उस औरत का हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरा आदमी उसका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहा था और बाकी के 2 आदमी उसे काफी गंदी नजर से देख रहे थे। ऋतिक बिना समय बर्बाद किए उनके पास पहुंच गया। ऋतिक चिल्लाया, क्या हो रहा है यह सब? पहला आदमी, दिख नहीं रहा क्या? जा यहाँ से और अपना काम कर। ऋतिक, लीव हर, लीव हर। दूसरा आदमी, अपनी यह अंग्रेजी कहीं और फेंकना। ऋतिक, मैंने बोला छोड़ो उसे। तीसरा आदमी, और नहीं छोड़ा तो क्या कर लेगा? ऋतिक ने बिना सोचे समझे उसे एक लात मारी और वह आदमी गिर गया। पहला आदमी, तू हीरो क्यों समझता है अपने आप को? ऋतिक, चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना। चौथा आदमी, वरना क्या? ऋतिक, वरना किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। दूसरा आदमी, ओहो, डायलॉग बोले जा रहे हैं। देख, हम यहाँ से बिना इस लड़की के नहीं जाएंगे। ऋतिक, और मैं तुम्हें इसे कहीं नहीं लेकर जाने दूंगा। उस औरत ने ऋतिक की तरफ एक उम्मीद भरी नजरों से देखा। पहला आदमी, अरे तो आजा, तू भी मजे ले ले। सारे भाई साथ मिलकर मजे लेंगे। ऋतिक ने बिना समय बर्बाद किए उस आदमी को एक थप्पड़ लगा दिया। बाकी के 2 आदमी ऋतिक की तरफ बढ़ने लगे, परंतु पहले आदमी ने उन्हें रोक दिया। पहला आदमी, तुझे क्या लगता है तू इस लड़की को हमसे बचा ले जाएगा और इस लड़की की जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाएगी? ऋतिक, मतलब क्या है तुम्हारा? पहला आदमी, यह एक गांव है। यहाँ लड़की को ऐसी हालत में देखा तो गांव वाले इसकी जान ले लेंगे और अगर तू इसे घर छोड़ने गया तो वह यही समझेंगे कि तू और यह। ऋतिक, चुप करो। तीसरा आदमी,
सच तो यही है कि आज इसकी जिंदगी खराब होनी ही है, क्योंकि तेरा और इसका कोई रिश्ता नहीं है। यह क्या जवाब देगी कि इसका तेरे साथ क्या रिश्ता है? वह लड़की यह बातें सुनकर काफी डर गई। ऋतिक, पर मैं ऐसे ही तुम्हें इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। वह लड़की रोने लगी और वह चारों आदमी हंसने लगे। तीसरा आदमी, देख ले, अभी ही इसकी ऐसी हालत है तो सोच अगर तू इसे बचा कर ले भी गया तो क्या हो जाएगा। जिंदगी तो उसकी बर्बाद हो ही गई ना। इसको ऐसे फटे हुए कपड़ों में देखकर कौन इसे अपने गांव में रहने देगा। लोग गलत ही सोचेंगे इसके बारे में। ऋतिक ने कुछ समय सोचा और फिर अपना कोट उतार कर उसमें से एक डब्बी और मंगलसूत्र निकाला। ऋतिक उस लड़की की तरफ बढ़ा। उसने उसे मंगलसूत्र पहनाया और फिर डब्बी खोली। डब्बी के अंदर सिंदूर था। उसने सिंदूर से उस लड़की की मांग भर दी और फिर उसे अपना कोट पहना दिया। वह लड़की आश्चर्य से देखने लगी और बाकी के चारों आदमियों को गुस्सा आने लगा। चौथा आदमी, तुझे क्या लग रहा है कि तू ऐसे ही कोई फिल्मी सीन बनाएगा और हम तुझे और इसे छोड़ देंगे? दूसरा आदमी, यहाँ कोई नाटक नहीं चल रहा है कि तू ऐसे ही शादी कर लेगा और हम मान जाएंगे। ऋतिक, मैं जानता हूँ कि हमारी शादी नहीं हुई है क्योंकि अभी बहुत सी चीजें बाकी है, परंतु मैं ऐसे ही इस लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकता। इसलिए मुझे जो सही लगा मैंने वह किया। पहला आदमी, अब जो हमें सही लगेगा हम वह करेंगे। फिर चारों आदमी उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे, परंतु ऋतिक बीच में आकर खड़ा हो गया। ऋतिक, अब एक कदम और आगे बढ़ाया तो याद रखना कि अच्छा नहीं होगा। मैंने उसको अपनी पत्नी मान लिया है, इसलिए अब उसकी हर एक मुश्किल मेरी मुश्किल है और उसे मुश्किल से बाहर निकालना मेरी जिम्मेदारी है। पहला आदमी, अबे क्यों किसी लड़की के चक्कर में मरने के लिए चले आया है? ऋतिक, सिर्फ लड़की नहीं है, वह मेरी पत्नी है। दूसरा आदमी, बहुत हुई तेरी डायलॉग बाजी। वो चारों आदमी ऋतिक को मारने के लिए आगे बढ़े, पर ऋतिक ने हार नहीं मानी और अपने मुक्के और थप्पड़ों से उन्हें हरा दिया। वे चार आदमी ऋतिक और उस लड़की को छोड़ते हुए वहां से भाग गए। वह लड़की रोने लगी। ऋतिक ने उसकी तरफ देखा। ऋतिक ने उसके कंधों पर हाथ रखा और वह लड़की यह देखकर डर गई। ऋतिक, डरो मत, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। वैसे मेरा नाम ऋतिक है और तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने रोते रोते बताया कि उसका नाम पल्लवी है। ऋतिक, अब शादी करी है तो नाम तो पता होना ही चाहिए ना। उस लड़की ने ऋतिक की तरफ आश्चर्य भरी निगाहों से देखा, परंतु ऋतिक मुस्कुरा दिया। ऋतिक, मुझे पता है कि तुम बोलोगी कि शादी कोई मायने नहीं रखती। मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। उन लोगों ने जो बोला सही बोला। मैं जानता हूँ कि गांव में अगर किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो लोग साथ छोड़ देते हैं। इसलिए तुम ही बताओ कि फिर तुम कहाँ जाओगी? तुम बताओ कि क्या कोई तुम्हारा साथ देगा? अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे माँ बाप से बात करूं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, परंतु यह मत सोचो कि मैंने यह सब सिर्फ बोलने के लिए किया है। पल्लवी, मेरे मम्मी पापा नहीं है। मैं आपको इन सब के लिए इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि मैं एक विधवा हूँ और मेरा एक बेटा है, 4 साल का। ऋतिक को आश्चर्य हुआ यह सब जानकर। पल्लवी, मैं समझती हूँ कि आप एक विधवा से शादी नहीं करना चाहेंगे, इसलिए आप परेशान ना हो। मैं अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी, और वैसे भी मैं इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाली ही थी, क्योंकि यहाँ के लोग वैसे भी एक विधवा को नहीं जीने देते। ऋतिक, नहीं, ऐसी बात नहीं है कि तुम विधवा हो इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा।
तुम्हारा बेटा है, मुझे उस बात से भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरी खुद की एक 2 साल की बेटी है। इस बार पल्लवी आश्चर्यचकित थी। ऋतिक, आओ मंदिर में बैठकर बात करते हैं। फिर दोनों मंदिर की तरफ गए और वहीं सीढ़ियों पर बैठकर बात करने लगे। ऋतिक, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? पल्लवी की आंखों में आंसू आ गए यह सवाल सुनते ही। ऋतिक, रिलैक्स। नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन रोना मत। पल्लवी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम 2 दिन पहले ही आए यहाँ। मैं दिल्ली में रहती थी अपने पिता के साथ, परंतु उनका 1 हफ्ते पहले ही एक्सीडेंट हो गया और वो। पल्लवी रोने लगी। ऋतिक ने उसके कंधों पर हाथ रखा और उसे सांत्वना दी। पल्लवी, मेरे पास कोई जगह नहीं थी जाने के लिए। मेरे पति आयुष और मेरी लव मैरिज हुई थी, इसलिए उनके घर वालों ने हमसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे बहुत पहले ही। और मैं अनाथ हूँ। मेरे दादाजी इसी गांव में रहते हैं, इसलिए मैं 2 दिन पहले ही यहाँ आ गई, यह सोचकर कि कोई अपना हो या ना हो, परंतु मेरे अपने दादाजी को अपनाएंगे। मैं यहाँ शायद कभी नहीं आती, परंतु उनके बेटे के चक्कर में आई। दादाजी बहुत नाराज थे मुझसे, क्योंकि मैंने लव मैरिज करी जो कि इस गांव के नियमों के विरुद्ध थी, और इसीलिए उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मेरी एक बचपन की सहेली इसी गांव में है। उसने मुझे अपने घर रहने दिया, परंतु उसके घर वाले इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं कहा, परंतु मैंने उनकी बातें सुन ली थी। मैं परेशान थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। मेरा बेटा सो रहा था तो मैं उसे सोता छोड़कर यहाँ आ गई कुछ समय के लिए, क्योंकि मैंने सोचा जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और फिर जो कुछ हुआ वो तो आपने देखा ही है। पल्लवी अभी रो रही थी, परंतु उसका मन अब थोड़ा शांत था, क्योंकि वह सब बोल पा रही थी जो उसके दिल में था। ऋतिक, अच्छा, वैसे तुम्हें देखकर लगता है कि तुम पढ़ी लिखी हो। पल्लवी, हाँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैं जॉब कर सकती हूँ, परंतु मैं अपने बेटे आरव के चक्कर में जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं जॉब पर गई तो उसका ध्यान कौन रखेगा और हम कहाँ रहेंगे, क्योंकि जिस घर में हम रहते थे वह मेरे पति के माँ बाप के नाम है। जब तक आयुष साथ थे तब तक वह अपने माँ बाप को हर महीने उस घर का किराया देते थे, परंतु आयुष के चले जाने के बाद उनके माता पिता ने मुझे और मेरे बेटे को उनके घर से चले जाने के लिए कह दिया। ऋतिक, हे भगवान, दुनिया में कैसे लोग हैं जो अपनी पोती और अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। पल्लवी, गलती उनकी नहीं है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। पहले माँ बाप का साथ छूटा, फिर आयुष आए जिंदगी में और उनके साथ उनके माँ बाप की नफरत भी आई। जैसे तैसे सब सही चल ही रहा था और आराव आया हमारी जिंदगी में, परंतु फिर आयुष ही मुझे छोड़कर चले गए। और आज जो होने वाला था उसके बाद तो शायद मेरे साथ आराव की जिंदगी भी। पल्लवी रोने लगी। ऋतिक, परेशान मत हो, मैं हूं तुम्हारे और आरव के साथ। पल्लवी ने ऋतिक की तरफ देखा और मुस्कुराया। पल्लवी, नहीं नहीं, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अपने और अपने बेटे आरव के लिए कुछ ना कुछ कर ही लूंगी। ऋतिक, देखो पल्लवी, तुम मेरी पत्नी हो अब से। माना हमने वह 7 फेरे नहीं लिए और बहुत सी रस्में नहीं करी, परंतु मैंने जब तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था और तुम्हें मंगलसूत्र पहनाया था तब यह नहीं सोचा था कि तुम मुझ पर बोझ बनोगी, और ना ही आरव के बारे में जानकर मुझे कुछ गलत लगा, बल्कि मुझे अब अपने फैसले पर खुशी हो रही है। पल्लवी, पर ऋतिक, पल्लवी, अपनी ना सोचो पर कम से कम आरव की तो सोचो, उसके भविष्य की सोचो। तुम कहाँ जाओगे?
बेशक यह सब जल्दी में हुआ हो, परंतु मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं कभी भी इन सब चीजों के लिए तुम्हें दुख नहीं दूंगा। पल्लवी कुछ सोचने लगती है। ऋतिक, कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रही कि मेरी बेटी है और तुम्हें उसी बात से दिक्कत हो रही हो? तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि वह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जैसे वह अभी खुश रह रही है और मेरे परिवार के सदस्य उसका ध्यान रख रहे हैं, वैसे ही आगे भी उसका उसी तरीके से ध्यान रखा जाएगा। और हाँ, मैं आरव और उसमें कभी फर्क नहीं करूंगा। पल्लवी, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही, बल्कि मैं हमेशा से एक बेटी चाहती थी और मुझे खुशी है कि मेरी इच्छा पूरी हो गई और मुझे बेटी मिल गई। और अब तक आपने जो भी कहा और किया, उसके बाद मुझे थोड़ा सा भी शक नहीं है कि आप आरव और अपनी बेटी में फर्क करेंगे। मैं आपकी फैमिली के बारे में सोच रही हूँ। मेरा मतलब है कि आपके माता पिता। ऋतिक थोड़ा गुस्से में बोला। उनके बारे में मत सोचो, वह तुम्हें अपनी बहू मान लेंगे और अगर नहीं भी माना तब भी उन्हें मानना ही पड़ेगा। पल्लवी, नहीं, प्लीज आप मेरी वजह से अपने माता पिता के खिलाफ मत जाना, क्योंकि आयुष के साथ शादी करने के बाद मैंने देख लिया है। ऋतिक, पल्लवी, किसने बोला कि मैं तुम्हारी वजह से उनके खिलाफ जा रहा हूँ? अच्छा छोड़ो यह सारी बातें, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुमने सब बता दिया अपनी जिंदगी के बारे में, अब मेरी बारी। पल्लवी ने सिर हिलाकर हाँ का इशारा किया। ऋतिक, पल्लवी, जैसा कि मैंने बताया कि मेरी बेटी है 2 साल की जिसका नाम है पिया। मेरी पत्नी और मेरा डाइवोर्स हो गया था। मैं दिल्ली में रहता हूँ और किसी काम की वजह से हरियाणा गया था और वहां से ही आ रहा हूँ। पल्लवी ने ऋतिक की सारी बातें ध्यान से सुनी। ऋतिक, तुम पूछोगी नहीं कि मेरा डाइवोर्स क्यों हुआ? पल्लवी, नहीं, क्योंकि मेरी आपसे जितनी भी बात हुई उससे यह पता चल गया कि आप एक अच्छे इंसान हैं। तो शायद कोई बड़ा कारण रहा होगा इन सब के पीछे। और अगर आप खुद नहीं बता रहे तो मैं नहीं पूछूंगी कभी भी, क्योंकि वैसे ही आप मेरे लिए इतना कुछ कर चुके हैं। ऋतिक, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। आगे से कभी यह मत बोलना। यह शायद हमारी किस्मत में था कि हम मिले। शायद इस सब से मेरी पिया को माँ और आरव को पिता का प्यार मिल पाएगा। पल्लवी यह सुनकर मुस्कुराई। पल्लवी, हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी पिया की अच्छी माँ बनने की। आज से मेरे 2 बच्चे हैं, एक पिया और एक आरव। ऋतिक, चलो अब हम तुम्हारी सहेली के घर चलते हैं। वहां से तुम्हारा सामान लेते हैं जिससे हम दिल्ली के लिए निकल सके। और हाँ, मुझे अपने बेटे से भी जरूर मिलवाना। पल्लवी मुस्कुराए। वह दोनों कार में जाकर बैठ गए और फिर पल्लवी ने ऋतिक को अपनी सहेली के घर का रास्ता बताया और वह वहां पहुंच गए। एक कहानी का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगर आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो इस कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें। साथ ही ऐसे मजेदार कहानी सुनने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।